प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम को लेकर के काफ़ी विस्तार से चर्चाएं मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में की है। पाठ्यक्रम अब आपको याद हो गया होगा। इससे पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने आपके जो 16 अंकों का एक प्रश्न आएगा काव्य रीतियों पर, रीति का तात्पर्य एवं रीति के प्रकार, और उससे पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके रस संप्रदाय पर विस्तार से चर्चा की है। रस के प्रमुख अवयवों पर मैंने 2 ऑनलाइन कक्षाएं ली है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों पर, और 3 ऑनलाइन कक्षाएं मैंने इसी रस संप्रदाय पे रस निष्पत्ति के प्रश्न के उत्तर पे ली थी। भट्ट-लोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकु का अनुमितिवाद और भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। आप उस प्रश्न को, इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। इससे पूर्व की ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने रीतिकाल जो आपके पाठ्यक्रम में है, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल का नामकरण जो विवादास्पद रहा है उसका समीक्षात्मक अध्ययन, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिकाल के प्रमुख कवि, इन पर मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया है। और अब आपकी जो 1-2 प्रश्न जो आपके शेष रहते हैं, वो एक तो काव्य रीतियाँ हैं जिसकी एक ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको इसको पढ़ाया। साथ ही आपके नायक नायिका भेद से संबंधित भी एक 16 अंकों का प्रश्न है, यानी ये 16 अंकों का ही सारा पाठ्यक्रम में जिसमें नायक नायिका भेद प्रमुख रूप से आपके आता है। काव्य रीतियों पे भी आपका प्रश्न बनेगा। तो और रस निष्पत्ति पे भी आपका रस निष्पत्ति और रस के अवयव पर भी ये प्रश्न बनता है। तो ये महत्वपूर्ण सारे विषय जो है लगभग हम पढ़ चुके हैं। इसमें केवल नायक नायिका भेद 2 का अध्ययन बाकी हैं जो हम आगामी ऑनलाइन कक्षाओं में हम पढ़ने जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं काव्य रीतियों पर। पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको ये बताया था कि रीतिरात्मक काव्य यानी भारतीय काव्य शास्त्र के जो 6 संप्रदाय है उसमें से रीति एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, और रीतिरात्मक काव्य आचार्य अमृतानंद योगी जी ने इसको रीति को ही काव्य की आत्मा कहा है, और ये गुण संप्रदाय पर आधारित है। इसे गुण संप्रदाय भी कहते हैं। रीतियाँ जो है जिसके 3 प्रकार, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में विस्तार से पढ़ा। ये तीनों रीतियाँ तीनों गुणों पर, वैदर्भी जो है माधुर्य गुण पर, गौड़ी रीति जो है औज गुण पर, और पांचाली रीति जो है प्रसाद गुण पर आधारित है। आचार्य आनंदवर्धन ने इस सुसंगठना नाम दिया। राजशेखर जी ने वचन विन्यास के क्रम को रीति का, कुंतक ने इसके लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया, मम्मट ने इसे वृत्ति कहकर पुकारा। तो इस तरह से ये सारी विषय वस्तु हम पिछली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ चुके हैं। और रीति की जो प्रमुख भूमिका है उसको भी हम पढ़ चुके हैं कि काव्य रचना की विशेष प्रणाली को ही रीति कहा जाता है, यानी कवि के विशिष्ट रचना क्रम को हम रीति कहते हैं। और आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति कह करके इसकी परिभाषा दी। विशेषो गुणात्मा यानी विशेष गुणों पर यह आधारित होती है, और गुणों की उन्होंने परिभाषा दी थी काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को ही हम गुण कहते हैं। तो इस तरह से वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी और एक चौथी रीति लाठिया, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ये समासों पर आधारित होती है और गुणों पर आधारित होती है। और आज की जो हमारी मुख्य कक्षा है वो वैदर्भी रीति से आज हम आरंभ करेंगे। पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, यहाँ तक मैंने बातें करी हैं। वैदर्भी रीति समग्र गुणों पर आधारित, आचार्य दंडी ने जो गुण बताए हैं वो 10 गुण इस पर लागू होते हैं। संगीतात्मकता के कारण ये रीति सर्वश्रेष्ठ कहलाती हैं। माधुरी गुण पर ये रीति आधारित हैं। मैंने पहले ही बताया था कि तीनों रीतियाँ 3 गुणों पर आधारित हैं। मधुर वर्णों का इसमें प्रयोग, ललित पदावली यानी कोमलकांत पदावली का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये श्रृंगार, करुण और हास्य रस की अभिव्यक्ति में सहायक होती हैं। इसमें समासों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। आचार्य वामन ने इसे वीणा के स्वर के समान मधुर लगने वाली बताया है।
इसमें टे वर्ग का पूर्णतः अभाव होता है। टे वर्ग का तात्पर्य ट, ठ, ड, ढ और ण, ये जो वर्ण है टे वर्ग, इनका पूर्णतः इस रीति में अभाव होता है। वापिस इसकी विशेषताएं देखिए। माधुरी गुण का इसमें प्रयोग और सुकुमार वर्णों का प्रयोग, समासों का अभाव, कोमलकांत पदावली का प्रयोग, हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति, श्रृंगार करुण और हास्य रस की अभिव्यक्ति में सहायक, और इसमें टे वर्ग का पूर्णतः अभाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, 7 विशेषताएं इस वैदर्भी रीति पर लागू होती है। देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो देखिए, अनुस्वारों का प्रयोग, क के ऊपर अनुस्वार है, क का पंचमण अंग यहाँ पर मौजूद है। किंकिनी, यहाँ पर की के ऊपर अनुस्वार हैं जो के का पंचमण है यहाँ पर। और देखिए, किंकिनी, कंकन में न आ रहा है, किंकिनी में न आ रहा है, तो न अनुनासिक वर्ण हैं, यानी पंचम वर्णों का प्रयोग इसमें होगा, अनुस्वारों का प्रयोग होगा, मधुर वर्ण जो हैं ये। और नुपुर में न, धुनी सुनी में न का प्रयोग। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पंचम वर्ण है, अंग, हण, न, में, ये 5 पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। इसी तरह से कहत लखन, लखन में न का प्रयोग, सन में न का प्रयोग, राम में मैं का प्रयोग, ये अनुनासिक वर्ण है। गुनी में न का प्रयोग, तो यहाँ पर मधुर वर्णों का प्रयोग है। और टे वर्ग का प्राय अभाव है, अनुनासिक और अनुस्वार वर्णों की अधिकता वैदर्भी रीति में रहती है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जात तन की झाई परे श्याम हरित दूती होए। बिहारी सत्सई का ये प्रथम दोहा है, मंगलाचरण के रूप में ये लिखा हुआ है। तो देखिए, पहली पंक्ति में नागरी, ना, न पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ, और जात तन, तन में न का प्रयोग, झाई में अनुस्वार चंद्रबिंदु लगा हुआ है, और श्याम में मैं का प्रयोग। इस तरह से यहाँ पर अनुनासिक वर्णों का प्रयोग है और टे वर्ग का प्राय अभाव है। तीसरा उदाहरण देखिए, बरसे बदरिया सावन की सॉरी सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरा मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। इसमें भी आप अनुमान लगा लीजिए, देख लीजिए इसको। सावन में न की आवृत्ति है, मन भावन में न, सावन, फिर और देखिए, मेरा में मैं, मनवा में मैं, न, भनक में न, सुनी में न, आवन न। तो ये अनुनासिक वर्णों की यहाँ पर भी प्राथमिकता है, अधिकतम प्रयोग हैं। एक और उदाहरण देखिए यहाँ पर मीरा जी का, दान ने भावे, नींद ने आवे, धान में न, फिर न अलग से प्रयोग, नींद में अनुस्वार का प्रयोग, फिर न, वीरे सतावे मोई, घायल सी घूमत फिरू मेरो दर्द न जाने कोई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप वैदर्भी रीति के लक्षण और यहाँ उदाहरण अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब हम दूसरी जो रीति हैं वो है पांचाली रीति। हम इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें माधुर्य व सुकुमारी गुणों की प्रधानता है। इसमें मध्यम कोटि के समासों का प्रयोग होता है, पंचम वर्णों का और अनुस्वारों का प्रयोग भी इसमें होता है। कोमलकांत पदावली की अभिव्यक्ति या कोमलकांत भावों की अभिव्यक्ति भी इस रीति में होती है। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी इन दोनों के मध्य की रीति है, यानी इसमें कुछ वैदर्भी के गुण मौजूद है और कुछ गौड़ी के भी गुण मौजूद है। जैसे टे वर्ग का पूर्णतः इसमें अभाव नहीं होता, जबकि टे वर्ग की अधिकतम, टे वर्णों का अधिकतम प्रयोग गौड़ी रीति में होता है, जो ओज गुण पर आधारित होती है। और वैदर्भी रीति के कोमलकांत वर्णों का प्रयोग भी इसमें होता है। इसमें मधुर एवं सुकुमार वर्णों का प्रयोग होता है, इसलिए कुछ आचार्यों ने इसे वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण माना है। इसमें पद योजना शिथिल यानी ढीली, इतनी कसावट नहीं होती और लघु समासों का प्रयोग होता है, और इसका मूल जो गुण है वो प्रसाद गुण माना जाता है। आगे देखिए, यह पद योजना, इसकी पद योजना यथासंभव कोमलता ली हुई होती है। इसका प्रयोग प्राय सभी रसों में होता है। गौड़ी में पूर्णतः उज्गुण होता है, जबकि इसमें बहुत कम होता है। देखिए, सौमित्रिय के धननाद का रव अल्प भी न सहा गया। सौमित्रिय यानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के धननाद यानी धनुष के आवाज़
बाण की आवाज़ का रव यानी ध्वनि, अल्प भी न सहा गया यानी किसी से बिल्कुल सुना नहीं गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न सहा गया, अर्थात वे अपने शत्रु पर प्रहार करने ही वाले हैं, उसको देखे बिना अब तनिक भी वे रुक नहीं सकते। रघुवीर के आदेश से युद्धार्थ वे सजने लगे, यानी या युद्धार्थ युद्ध के लिए अव्ययीभाव समास का यहाँ पर प्रयोग है। सौमित्रि इसमें बहुव्रीहि समास है, लक्ष्मण के लिए रूढ़ अर्थ हो गया। रघुवीर रघुवंश के वीर अर्थात प्रभु श्री राम के लिए आया, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ समासों का प्रयोग हुआ है। और आगे देखिए, रघुवीर के आदेश से युद्धार्थ वे सजने लगे, गणवाद्य भी निर्घोष यानी घोष रहित, बिना घोष के, यहाँ पर भी नए तत्पुरुष समास है। एक तरह से इसमें नी उपसर्ग होने के कारण यहाँ पर अव्ययीभाव समास में मान सकते हैं, करके धूम से बजने लगे। आगे एक और उदाहरण देखिए, भैरवी कविता सोहनलाल द्विवेदी जी। जागो हिंदू मुगल मराठे जागो मेरे भारतवासी। अब इसको देखने से लगता है कि यहाँ पर जोश, लेकिन यहाँ पर पांचाली रीति है, पद योजना बहुत शिथिल है, कहीं कहीं पंचम इसका ट वर्ग का प्रयोग है, ठ अड़, जैसे जागो हिंदू यहाँ पर संयुक्त अक्षर भी है हिंदू में, मुगल मराठे में ठ है, जागो मेरे भारतवासी, जननी की जंजीरें, जैसे नए यहाँ पर जो वैदर्भी रीति के गुण भी इसमें मौजूद है, जंजीर में अनुस्वार ये वैदर्भी रीति का गुण है, कोमलकांत पदावली। जागरे कड़ियों के साले, कड़ियों में अड़ आ रहा है, ये योज गुण जो है गौड़ी रीति का गुण भी यहाँ पर है। तो कहने का तात्पर्य वैदर्भी और गौड़ी का मिश्रण जो है पांचाली रीति को माना जाता है। सुना रहा हूँ तुम्हें भैरवी जागो मेरे सोने वाले। अब यहाँ पर एक तरह से वीर रस, ओजस्वी वाणी है, आह्वान है जन जागृति का, राष्ट्रीय चेतना का। विजन वन वल्लरी पर एक और उदाहरण, विजन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी सने स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरुणी जूही की कली। तो जूही की कली के ऊपर जो निराला जी जो कविता लिखी हुई है उसकी ये पंक्तियाँ हैं। इसी तरह से सुमित्रानंद पंत जी की एक पंक्तियाँ भी देखिए। अगला उदाहरण ये, फूलों पर आंसू के मोती, फूलों पर आंसू के मोती और अश्रु में आशा, मिट्टी की जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। तो मिट्टी और छोटी, इसमें ट वर्ण है, संयुक्त अक्षर, मिट्टी में संयुक्त अक्षर का भी प्रयोग है, टे वर्ग है। साथ ही इसमें फूलों पर आंसू, आंसू में यहाँ पर चंद्र बिंदु है, अनुनासिक वर्ण का प्रयोग भी है। और अश्रु, ये संयुक्त अक्षर है, अश्रु में आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। तो इसकी भाषा भी एक तरह से कसावट में भी ढीलापन है। तो यहाँ पर ये प्रसाद गुण पर आधारित है, प्रसाद गुण का उदाहरण है, और यहाँ पर ये पांचाली रीति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे तीसरी काव्य जो रीति है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं, गौड़ी रीति। ओजपूर्ण वर्णों में गौड़ी रीति होती है, यानी इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ देखिए, 10 विशेषताएं ऊपर लिखी हुई है, आप इनको याद कर लें। ओज गुण की प्रधानता होती है इसमें, और अलंकारों का बाहुल्य यानी अलंकारों का अधिकतम प्रयोग, शब्दाडंबर यानी शब्दों का आडंबर रहता है, जो बात कम शब्दों में कही जा सकती है वो यहाँ नहीं है, बल्कि बहुत ही कसावट रहती है शब्दों में, कठिन बंधन होता है शब्दों में, कसावट होती है, कठोर वर्णों का प्रयोग होता है जो कर्णकटु, कानों को कड़वे लगने वाले हैं। दीर्घ समासों की प्रधानता रहती है। द्वितीय व्यंजन जैसे कच्चा, पक्का, एक ही अक्षर की पुनः आवृत्ति होकर के संयुक्त व्यंजन बनता हो तो द्वितीय व्यंजन। संयुक्त वर्णों का आगे का प्रयोग अधिकतम रहता है। दो भिन्न भिन्न प्रकृति या उच्चारण स्थलों से उच्चरित होने वाले संयुक्त वर्णों का प्रयोग। साथ ही वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस में इसकी अभिव्यक्ति होती है। और ध्वन्यात्मकता होती है, इसके पदों को पढ़ने से ध्वनि निकलती है। साथ ही माधुरी गुण का इसमें पूर्णतः अभाव होता है, यानी वैदर्भी रीति की बिल्कुल उल्टी जो है गौड़ी रीति होती है। गौड़ी रीति के गुण जो है वैदर्भी रीति में नकारे गए हैं, और वैदर्भी रीति के जो गुण हैं यहाँ पर गौड़ी रीति में बिल्कुल त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। इसमें वर्णों के इसमें ध्यान दें, इसमें वर्णों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, कहने का तात्पर्य वर्गों के, वर्ग है क वर्ग, च, ट, त, प, 5 वर्ग हैं, 25 व्यंजन। तो इनका प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों के जो संयुक्त रूप बनते हैं उनकी द्वितीय वर्णों का अधिकतम प्रयोग, ट वर्ग की अधिकता रहती है, श ऊष्म वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें पद योजना दीर्घ समासों से युक्त रहती है,
बंध के आडंबरपूर्ण होने तथा परुष यानी कठोर वर्णों के प्रयोग से ये रीति वीर, विभत्स और रौद्र और भयानक रसों की अभिव्यक्ति में सहायक होती है। इसमें माधुर्य एवं सुकुमारी गुणों का नितांत अभाव रहता है, जो कि वैदर्भी रीति का गुण होता है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण एक दिनकर जी का हम लेते हैं। हिमाद्री यानी हिमालय पर्वत, तुंग यानी ऊंचा, श्रृंग यानी चोटी, पर्वत शिलाएँ। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यानी बुद्धिवती, बुद्धिमानी, शुद्ध पवित्र धरती माता हिमालय की ऊंची चोटियों से पुकार रही है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब यहाँ देखिए हिमाद्री, द्री यहाँ संयुक्त व्यंजन हो गया। तुंग अनुस्वार लगा हुआ, लेकिन यह संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर ते का ग का पंचम वर्ण, यहाँ पर अंग, अंग अनुस्वार जो है घ का पंचम वर्ण अंग मौजूद है। श्रृंग में संयुक्त अक्षर है। प्रबुद्ध दमध, शुद्ध दमध, यह संयुक्त अक्षरों संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग है। स्वयं यहाँ संयुक्त अक्षर नया होकर के संयुक्त व्यंजन। प्रभा संयुक्त व्यंजन। समुज्ज्वला ये उज्ज्वल आधा ज और फिर पूरा ज, यानी यहाँ पर जो है द्वित व्यंजन है। स्वतंत्रता ये से आधा न और त्र, यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। फिर है अमर्त्य, अमर्त्य में यहाँ पर वर्णगुच्छ का प्रयोग है। वीर पुत्र हो, पुत्र में फिर संयुक्त अक्षर का प्रयोग, अक्षत्र ज्ञ वाले। तो अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ये फिर तो प्रतिज्ञ में संयुक्त अक्षर। और प्र जो है संयुक्त व्यंजन। प्रशस्त पुण्य पथ है, बड़े चलो बड़े चलो। तो अब इनको देखने से यह लगता है औजगुण मौजूद हैं और ट वर्ग की अधिकता है। संयुक्त अक्षर, द्वित व्यंजन, वर्णगुच्छ आदि का अधिकतम प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये गौड़ी रीति की विशेषता है। यहाँ पर एक और राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम यानी कपियों का समूह हनुमान जी के नेतृत्व में राक्षसों के विरुद्ध व्यूह रचना कर रहा है और बहुत आक्रोश में और गुस्से में है। विचुरित वहनी जीवन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, यानी जैसे ही अग्नि उगलने वाला राजीव नयन यानी प्रभु श्री राम का लक्ष्य भेदी बाण जैसे ही आग उगलता हुआ निकलता, उधर राक्षसों की सेना में जोश आ जाता है। अगला उदाहरण देखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी की पंक्तियाँ हैं ये। गूंजे जय ध्वनि से आसमान, सब मानव मानव है सम्मान, निज कौशल मति इच्छानुकूल, सब कर्म निरत हो भेद भूल, बंधुत्व भाव ही विश्व मूल, सब एक राष्ट्र के उपादान। इसी तरह से एक उदाहरण हल्दी घाटी काव्य से भी हैं, स्वामीनारायण पांडे जी का लिखा हुआ। लहराती थी यानी हल्दी घाटी के लिए हैं, धरती माता के लिए हैं। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तंती थी लौ चाट चाट। ये धरती माता का यहाँ मानवीकरण और यहाँ विभत्स रस हैं। क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के झुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। यहाँ पर भी विभत्स रस का चित्रण है। युद्ध भूमि के बाद का दृश्य यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपकी 2 ऑनलाइन कक्षाओं में मैंने काव्य रीतियों को पढ़ाया है। ये 16 अंकों का प्रश्न आता, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम नायक के प्रमुख भेद और नायिका के प्रमुख भेदों पर केंद्रित करते हुए मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।